दोस्तों, बचत खाता होना एक आम बात माना जाता है। यानी सेविंग अकाउंट हर एक नागरिक के पास होता है। किसी के पास 2 सेविंग अकाउंट होते हैं तो किसी के पास 4 या 5, किसी के पास 10 सेविंग अकाउंट भी होते हैं। अलग अलग बैंकों के अंदर आप अपना बचत खाता खुलवा सकते हैं। कई लोगों ने प्राइवेट बैंक में खुलवाया तो कई लोगों ने सरकारी बैंक में बचत खाता खुलवा कर रखा है। बचत खाता होना एक आम बात है, जिस वजह से ज्यादातर जो लोग हैं बचत खाता खुलवाते हैं और अपने पैसों की लेन देन करते हैं। एक खाते में से जमा किया तो दूसरे खाते में से पैसा निकालकर एक दूसरे खाते में जमा करवा दिया। इस लेन देन की वजह से आप पर इनकम टैक्स की लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपना जो पैसा है वो ट्रांसफर खुद के ही अकाउंट में करते हैं, लेकिन कुछ केस में पैसा आप अगर ट्रांसफर कर दे अपनी स्पाउस के अकाउंट के अंदर, तब उस केस में क्या टैक्स इंप्लीकेशन होगा। या अपने पेरेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर अगर आप पैसा जमा करते हैं अपने फ्रेंड के अकाउंट में, आपके फ्रेंड ने आपके खाते में पैसा जमा करवा दिया, 50 लाख करवा दिया, 1 करोड़ रुपया अगर आपके खाते में आ रहे हैं, अपने फ्रेंड से आ रहे हैं, अपनी स्पाउस से आ रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर से आ रहे हैं, या फिर अगर आप बाहर अब्रॉड बैठे हुए हैं और अपने फैमिली मेंबर को यहां पर इंडिया के अंदर पैसा भेज रहे हैं, तो उस केस में टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगी। तो अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, खुद के अकाउंट में करते हैं, स्पाउस के अकाउंट में करते हैं, पेरेंट्स के अकाउंट में करते हैं, या फिर फ्रेंड्स के रिलेटिव्स के अकाउंट में करते हैं, या फिर अगर एनआरआई बैठकर आप अपने इंडिया के अकाउंट के अंदर पैसा जमा करते हैं, पैसा अगर आपके अकाउंट में आ रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आ रहा है, तो उस केस में इनकम टैक्स की क्या इंप्लीकेशन होगी। इनकम टैक्स के किन किन पर नियम लागू होगा, कौन सी आपकी इनकम मानी जाएगी, कौन सी इनकम आपको एग्जम्प्ट दी जाएगी। यानी जो पैसा आपका आ रहा है क्या वो टैक्सेबल होगा या वो एग्जम्प्ट होगा, कब टैक्सेबल होगा, कब एग्जम्प्ट होगा, कब आपको छूट दी जाएगी, कब जो आपके पैसे जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं अपने स्पाउस को, क्या उनको टैक्सेबल होगा, या उनके अकाउंट में जो पैसा जा रहा है क्या उस पर कोई एग्जम्पशन लायबिलिटी आएगी, जिसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप सेविंग अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या स्पाउस के अकाउंट में, फ्रेंड्स के अकाउंट में, या फिर अपने रिलेटिव अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो उस केस में टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगी, जिसको जानेंगे आज के इस वीडियो में डिटेल में। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं, अगर आप एक सेविंग अकाउंट से दूसरे सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स के हिसाब से कब आपको टैक्सेबिलिटी आएगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास 2 सेविंग अकाउंट है, मान के चलिए एक सेविंग अकाउंट आपका सैलरीड अकाउंट है और दूसरा जो सेविंग अकाउंट है वो आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, जिसके अंदर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं। 10 लाख की पूरे साल में आपको सैलरी आई, जिसमें से 5 लाख रुपए आपने ट्रांसफर कर दिया। अब क्या आपकी टोटल इनकम 15 लाख मानी जाएगी, क्योंकि सैलरीड अकाउंट में आपकी 10 लाख की इनकम दिखाई दे रही है, और सेविंग अकाउंट में क्योंकि आपने 5 लाख क्रेडिट किया है, जिस वजह से ये 5 लाख भी आपकी इनकम की तरह ही दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी इनकम नहीं है। आपकी इनकम की तरह ही है लेकिन आपकी इनकम नहीं है, क्योंकि आपके ही अकाउंट से ये ट्रांसफर किया गया है। तो क्या यहां पर 15 लाख देखेंगे हम अपनी इनकम? नहीं दोस्तों, यहां पर सिर्फ आपकी 10 लाख की जो सैलरी है वही आपकी सैलरी इनकम मानी जाएगी, उस पर ही आपको टैक्स देना होगा टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से। जो 5 लाख आपने ट्रांसफर किए हैं वो आपने अपनी ही एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में ट्रांसफर करे हैं, जिस पर कोई भी टैक्स इंप्लीकेशन नहीं होता है। चाहे आपने एक अकाउंट में ट्रांसफर करें या 10 अकाउंट में ट्रांसफर करें, अगर ये सभी अकाउंट आपके नाम पर है तो उस केस में ध्यान रखिएगा, जो भी पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर डबल टैक्सेशन नहीं होगा, ना ही उस पर कोई टैक्स लायबिलिटी आएगी। अगर आपका जो मेन अकाउंट है जहां पर आपकी सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, उस सोर्स ऑफ इनकम के अलावा कोई दूसरा अकाउंट है जहां पर एक और सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, तो वो जो सोर्स ऑफ इनकम होगी उस पर आपको टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप अमाउंट जो ट्रांसफर कर रहे हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे से तीसरे अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में जो भी आपने ट्रांसफर किया है वो पूरी की पूरी एक ही आपकी इनकम मानी जाएगी, उसको अलग अलग नहीं देखा जाएगा। यानी 10 लाख सैलरी आई है, 5 लाख आपने ट्रांसफर किया, तो 10 लाख सैलरी आपको इनकम टैक्स में दिखानी है। इस 5 लाख पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, ना ही इसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में आपको शो करना होगा। इसमें एक और पॉइंट निकल के आता है कि अगर आपने एक अकाउंट से कैश अगर निकाल दिया, मान के चलिए 50 लाख रुपए आपने कैश एक अकाउंट से निकाले और दूसरे अकाउंट के अंदर कैश आपने 30 या 40 लाख रुपए जमा कर दिए, तो क्या हमारे पर टैक्स इंप्लीकेशन आएगी? क्या जो कैश डिपॉजिट किया गया है क्या वो टैक्स डिपॉजिट पर हमें टैक्स देना होगा?
दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी कैश आप डिपॉजिट कर रहे हैं सेविंग अकाउंट के अंदर, चाहे आपके कितने भी सेविंग अकाउंट हो, अगर एक बैंक के अंदर अगर आपने 4 सेविंग अकाउंट खुलवाए और सभी बैंकों के अंदर अगर पूरा मिलाकर या एक अकाउंट के अंदर अगर आप बात करें तो एक सेविंग अकाउंट के अंदर जो एक बैंक के अंदर अगर आपने खुलवाया है या एक बैंक के अंदर अगर आपने 4 सेविंग अकाउंट खुलवाए, उन सभी अकाउंट का जो टोटल है कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज्यादा ना रखें। अगर 10 लाख से ज्यादा करेंगे तो उस केस में बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी रिपोर्टिंग दी जाएगी और आपको नोटिस आ सकती है। लेकिन अगर आपके पास अलग अलग बैंक अकाउंट है, अलग अलग बैंकों के अंदर अकाउंट है और उस केस में सभी अलग अलग बैंकों के अंदर 10-10 लाख की लिमिट रखी गई है, तो मान के चलते ये जो 50 लाख रुपए आपने निकाले हैं, इसमें से 30 लाख रुपए आपने अपने दूसरे बैंक अकाउंट के खाते में डाल दिए। इस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अब आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि ये जो 30 लाख रुपए आपने जमा किए ये आपके पास कहां से आए। तो आप बता सकते हैं कि आपका जो पहला अकाउंट है जिसके अंदर से आपने 50 लाख निकाले थे, जो आपके पास कैश अवेलेबल था, अब ये 50 लाख जो था मेरे पास, मैंने यही 50 लाख में से 30 लाख रुपए इस अकाउंट के अंदर जमा करे हैं। दोस्तों ये प्रूफ, ये डिटेल आपको इनकम टैक्स को देनी होगी। जब नोटिस अगर आपके पास आता है तो उसके रिगार्डिंग आपको ये जो क्लैरिफिकेशन करना होगा। ध्यान रखिएगा, इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि पैसा आपके पास कहां से आया है, जो भी कैश डिपॉजिट हुआ है। 10 लाख से ज्यादा करोगे तो उस केस में इनकम टैक्स को बैंक द्वारा यह रिपोर्ट कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक दिन के अंदर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। अगर कोई कैश अगर आपके अकाउंट में आता है तो 2.5 लाख रुपए से अगर ज्यादा होगा तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी यानी मैंडेटरी होगा। लेकिन अगर आपका खुद का ही कैश है तो उस केस में आपको कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। अगर 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है, अगर 2.5 लाख से कम है तो उस केस में कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना। 2.5 लाख से ज्यादा भी अगर खुद का ही कैश है, खुद का ही कैश निकाला है और जमा किया है, तो अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से कम होगी तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी नहीं होगा। लेकिन अगर आप 50 लाख रुपए निकाल रहे हैं और 1 करोड़ रुपए जमा कर रहे हैं दूसरे अकाउंट में, तो यह आपसे पूछा जा सकता है ये जो 50 लाख एडिशनल आपने जमा किया है, ये इसकी सोर्स ऑफ इनकम आपसे पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर दिखाना है जो भी आपके बैंक अकाउंट है, क्या ट्रांजैक्शन इनकम आपकी आई है, कितना आपने ट्रांसफर किया है, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी ट्रांसफर किया है वो आप अपनी इनकम में नहीं दिखाएंगे तो चलेगा, क्योंकि वो आपको डबल टैक्सेशन नहीं होना है। 10 लाख रुपए 50 लाख रुपए जो भी आपकी इनकम हुई है उस पर आपको टैक्स देना है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि मैंने अपने स्पाउस के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है। एक सेविंग अकाउंट मेरा है लेकिन मेरी स्पाउस का भी सेविंग अकाउंट है जिसके अंदर मैंने पैसा ट्रांसफर किया है, तो उस केस में क्या क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं। तो दोस्तों इस केस में 3 तरीके से हम टैक्स के इंप्लीकेशन देखेंगे। पहला तरीका होगा कि हम अगर इसको गिफ्ट रूप में अगर मानते हैं, अगर ऐसा ट्रांसफर जो भी किया है वो गिफ्ट मानते हैं तब क्या होगा, अगर इसको लोन और एडवांस मानते हैं तब क्या होगा, और अगर इसको पर्सनल एक्सपेंडिचर मानते हैं, रोजाना के खर्चों के लिए हमने ये ट्रांसफर किया है, तो उस केस में टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगी। आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमने 5 लाख रुपए अपने स्पाउस के अकाउंट में यानी सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करे हैं, तो उस केस में अगर हम इसको गिफ्ट मानते हैं यानी गिफ्ट के तहत हमने 5 लाख ट्रांसफर किए, तो ये पूरे के पूरे 5 लाख जो है आपकी वाइफ की इनकम नहीं मानी जाएगी, यानी आपकी जो स्पाउस होगी उसके लिए एग्जम्प्ट है। गिफ्ट के अंदर जो रिलेटिव होते हैं जिसके अंदर स्पाउस इंक्लूड है, अगर आप उसको गिफ्ट करते हैं तो उसके केस में जो स्पाउस है उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना, यानी उस 5 लाख पर उन्हें कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अब ये जो 5 लाख रुपए आपके स्पाउस के अकाउंट में पड़े हुए हैं, इसका अगर आप या आपकी स्पाउस जो है वो फिक्स डिपॉजिट करवाती है या शेयर्स में निवेश करती है, तो शेयर्स में निवेश करने पर जो भी कैपिटल गेन होगा या फिक्स डिपॉजिट करने पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपकी इनकम में क्लब किया जाएगा, ना कि आपकी स्पाउस के अंदर। क्योंकि यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप गिफ्टिंग करते हैं तो उस केस में आपकी स्पाउस की जो भी इनकम होगी उस पैसे से जो आपने गिफ्ट किया है वो आपकी इनकम में क्लब होगा। अगर पेरेंट्स के केस में अगर करते हैं तो पेरेंट्स के केस में क्लब नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, स्पाउस के अंदर अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं 5 लाख रुपया, तो उस केस में जो भी वहां से वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फिक्स डिपॉजिट से हो रहा है, शेयर से हो रहा है, तो उस केस में वो आपके इनकम के अंदर क्लब कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर हम इसको लोन्स और एडवांस अगर मानते हैं, यानी आपने अपने स्पाउस के लिए 5 लाख रुपए उनके अकाउंट में जमा किए क्योंकि उन्हें नया बिजनेस स्टार्ट करना था, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कुछ इनकम होने के बाद वो पैसा जो है वापस रिटर्न आपको मिल रहा है,
कुछ ब्याज के साथ मिल रहा है, तो उस केस में ये जो पैसा मिल रहा है वापस ब्याज जो आपको मिल रहा है ये आपकी सिर्फ इनकम होगा। जो बिजनेस रन आपकी स्पाउस कर रही है उस पे से जो भी प्रॉफिट होगा वो आपकी इनकम में क्लब नहीं किया जाएगा, लेकिन जो ब्याज आपको मिल रहा है उसको आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम दिखानी होगी। तो इस केस में क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, गिफ्ट करेंगे तब क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप गिफ्ट नहीं करते, लोन में देते तो उस केस में क्लबिंग प्रोविजन कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं, अगर आप हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए पैसा देते हैं तो उस केस में टैक्सेबिलिटी नहीं आती है, उस केस में जो भी रिसीवर होगा उसको इनकम नहीं मानी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, पर्सनल एक्सपेंस हाउस होल्ड एक्सपेंस है तो उस केस में इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी इनकम टैक्स अट्रैक्ट नहीं होगा। ये अब बात करते हैं कि अगर आपने अपने फ्रेंड के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है या फिर आपके फ्रेंड ने आपके अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफर किया है तो उस केस में क्या इंप्लीकेशन आ सकती है। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आप रिलेटिव यानी आपके स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं यानी गिफ्ट माना जाता है जिसके एग्जम्पशन दिया गया है। अगर समझ लीजिए, मान के चलिए आपके फैमिली मेंबर में से, रिलेटिव में से किसी ने पैसा आपको दिया है, 5 लाख रुपया अगर आपके अकाउंट में आए तो उस केस में वो गिफ्ट के रूप में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके फ्रेंड ने आपको गिफ्ट अगर पैसा दिया है, 5 लाख रुपया दिया है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा लिमिट क्या है। फ्रेंड अगर ट्रांसफर करता है या रिलेटिव जो नहीं है वो ट्रांसफर करता है तो उस केस में 50,000 से ज्यादा का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। 50,000 से ज्यादा अगर करोगे तो उस केस में पूरे के पूरे टैक्स आपकी जो है इनकम मानी जाएगी, यानी पूरा का पूरा जो पैसा है वो आपकी इनकम मान लिया जाएगा। अगर ये 2.5 लाख से कम है तो उस केस में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 2.5 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आप पर टैक्स इंप्लीकेशन आ जाएगा। 2.5 लाख से कम अगर पैसा ट्रांसफर किया गया है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, पर 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक केस ऐसा भी है जिसमें आपकी इनकम कब नहीं मानी जाएगी, अगर जो पैसा आपको भेजा जा रहा है वो लोन के रूप में भेजा जा रहा है और वापस आप उसे लोन चुकाएंगे, या आप अपने फ्रेंड को पैसा भेज रहे हैं और फ्रेंड जो वापस आपको लोन के रूप में वापस रिटर्न कर रहा है या आप रिटर्न कर रहे हैं, तो उस केस में टैक्स इंप्लीकेशन नहीं आएगा, टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। जो भी इंटरेस्ट ब्याज आप चुका रहे हैं या आपको जो मिल रहा है वही आपकी सिर्फ इनकम मानी जाएगी। इसके अलावा अगर आपका फ्रेंड जो है वो आपको कोई कमीशन दे रहा है, सैलरी दे रहा है, रेम्यूनरेशन दे रहा है, ऐसी कोई सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है तो वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम में आपको दिखाना होगा। अगर आपका जो फ्रेंड है, शायद हो सकता है वो आपका एम्प्लॉयर हो या फिर वो आपको जो है कमीशन बेसिस पर कुछ पैसा दे रहा है, तो ऐसी इनकम आपको जो है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी होगी। तो ध्यान रखिएगा, फ्रेंड से या फिर नॉन रिलेटिव से अगर आप पैसा ट्रांसफर ले रहे हैं तो 50,000 से ज्यादा ना ले। 50,000 से ज्यादा लेंगे तो जितना भी पैसा आप लेंगे पूरे का पूरा आपकी इनकम माना जाएगा। 2.5 लाख से कम होगा तो उस केस में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना पड़ेगा, उसको अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स भरना भी पड़ेगा। तो आइए अब बात करते हैं, अगर आप जॉब करने के लिए या कोई काम करने के लिए बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, अब्रॉड में रहते हैं और वहां से अपने बैंक अकाउंट से पैसा यहां पर इंडिया के सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगी। जो भी पैसा आप जमा कर रहे हैं क्या आपको उस पर इनकम टैक्स देना होगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर देश में जा रहे हैं तो उस केस में ध्यान रखिएगा वहां पर उस सरकार के हिसाब से जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी वो आपको पे करनी होगी। अब आपने इंडिया के अंदर जो पैसा यहां पर भेजा है, सेविंग अकाउंट के अंदर जो डाला है, जिस वजह से आपको यह देखना है कि क्या यहां पर आपका DTAA का एग्रीमेंट है उस कंट्री के साथ, यानी डबल टैक्सेशन का यहां पर एग्रीमेंट मैटर आ जाता है। अगर डबल टैक्सेशन का एग्रीमेंट है तो उस केस में आपको उस पर वहां पर जो टैक्स आपने भरा है उसकी क्रेडिट आपको यहां पर मिल जाएगी, यानी जो भी टैक्स आपने जमा किया है बाहर की कंट्री के अंदर उसका बेनिफिट आपको यहां पर मिल जाएगा, आप अगर अपने इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर भरेंगे तब। तो ध्यान रखिएगा, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बननी होगी, उसका क्रेडिट DTAA का आप इसमें ले सकते हैं, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम आएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप बाहर के देश में बैठकर इंडिया के अकाउंट के अंदर जमा करते हैं तो उस केस में आप पर टैक्स इंप्लीकेशन आएगी, लेकिन आपको यह देखना है कि डबल DTAA का एग्रीमेंट होना चाहिए जिसके तहत आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपके अकाउंट में किसी ने अचानक 100 करोड़ रुपए डाल दिए या फिर आपके अकाउंट में अपने फ्रेंड ने आपके पैसे डाले लेकिन आपने फिर से उसको रीट्रांसफर कर दिया, यानी ट्रांसफर बैक कर दिया, तो क्या इस केस में टैक्स इंप्लीकेशन आ सकती है, क्या इस केस में हमें कोई टैक्स लायबिलिटी आ सकती है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपके फ्रेंड ने पैसा आपको ट्रांसफर किया यानी जमा कर दिया है, आपको भेज दिया आपके अकाउंट के अंदर, और इसको आप 1 दिन या 1 महीने के अंदर वापस आप ट्रांसफर कर देते, रीट्रांसफर कर देते, तो उस केस में आप पर कोई भी
कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर बैक करने पर कोई भी वापस टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। जो भी पैसा आपके अकाउंट में आया है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको इसके बारे में बताना होगा। अगर आपको नोटिस आती है, आप ये बता सकते हैं कि आपने लोन लिया था जिसको आपने वापस रिटर्न कर दिया, इंटरेस्ट के साथ कर दिया। इंटरेस्ट फ्री भी हुआ तो भी जो है उस पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि गलती से ये ट्रांसफर हुआ है जिस वजह से वापस इसको ट्रांसफर बैक कर दिया है। इस केस में आपको अपने फ्रेंड का जो भी नॉन पर्सन है जिसके पास से आपको पैसा आया है उसको आपने ट्रांसफर किया है, उसका पैन नंबर, आधार नंबर, उसकी डिटेल, उसका एड्रेस, ये सभी प्रूफ आपको रखना होगा। कभी भी इनकम टैक्स की नोटिस आएगी तो उसकी डिटेल पूरी आपको इसमें जमा करनी होगी। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि अननोन सोर्स से आपको अचानक पैसा आ जाता है। मान के चलिए कि अचानक आपके अकाउंट के अंदर 100 करोड़ रुपए आ गए, तब उस केस में आपको क्या करना होगा? अगर ऐसी कभी भी स्थिति होती है तो उस केस में सबसे पहले आप अपने बैंक को जाकर कांटेक्ट करें और इसकी जानकारी दें। इसके बाद आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो भी आपका जुडिशियल ऑफिसर है उसको आप लेटर लिखकर ये सभी डिटेल भेजें और अपना बैंक स्टेटमेंट भेजें जिसके अंदर ये पैसा आपका आया है। अगर कहीं से आया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है ये पैसा कहां से आया है, तो उस केस में इसकी जानकारी आप बैंक और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों को दें, और ताकि आप कभी भी फ्यूचर में जो है इसके लिए आपको भुगतान ना करना पड़े, जिस वजह से आपको ये सब करके रखना होगा पहले से ही। तो बैंक को जानकारी दे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी दे, ताकि आप पर कभी लायबिलिटी ना आए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपको डिटेल जानकारी दी कि अगर सेविंग अकाउंट से अगर आप ट्रांसफर करते हैं खुद के अकाउंट में, अपने स्पाउस के अकाउंट में, फ्रेंड के अकाउंट में, बाहर से अगर एनआरआई अगर आप हैं अपने इंडिया के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या अचानक आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो उस केस में इनकम टैक्स की एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, कब आपको एग्जम्पशन मिलता है, कब आपको टैक्स चुकाना पड़ सकता है, जिसके बारे में हमने डिटेल में आपको इसमें जानकारी दी है। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपके डाउट है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह नॉलेज और लोगों तक पहुंच सके। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।